नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज रामलला के दर्शन करेगी साय कैबिनेट। रायपुर से चार्टर्ड विमान से अयोध्या होंगे रवाना। कांग्रेस ने कसा तंज, कहा अयोध्या जाकर प्रायश्चित कर ले। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन। जगदलपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। और बिलासपुर में IBC 24 के खास शो सरोकार की खबर का असर। बिलासर चौक पर ट्रैफिक बढ़ा रहे अतिक्रमण पर एक्शन, हटाया गया अवैध कब्जा। धमतरी में हाईवा की चपेट में आई कार, बाल बाल बचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष। हादसे के बाद चक्का जाम से वाहनों की लगी लंबी लाइन। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बस्तर संभाग और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश में अब तक औसत से 31% कम बारिश। चलिए हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साय कैबिनेट की अयोध्या यात्रा का। तो आपको बता दें कि आज साय कैबिनेट अयोध्या की यात्रा पर रहने वाली है। रामलला के दर्शन करेंगी। सुबह 9:30 बजे ये वो समय है जब अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य दर्शन करेंगे। चार्टर विमान से अयोध्या के लिए आज निकलेंगे। शाम 7 बजे अयोध्या से वापस रायपुर भी लौट आएंगे। तो आपको बता दें कि आज जो साय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है, सभी मंत्री वो आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले। अयोध्या में यात्रा करेंगे जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे। ठीक सुबह 9:30 बजे यानी कि बस कुछ ही देर में अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और चार्टर विमान से अयोध्या के लिए वो यहां से रवाना होंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि पूरे दिन रामलला के दर्शन कर वो शाम 7 बजे अयोध्या से वापस रायपुर लौट भी आएंगे। तो आज साय मंत्रिमंडल के लिए आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई राज्यों के मंत्रिमंडल हैं, कई राज्यों के CM है जो कि अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और रामलला के दर्शन कर चुके हैं। और आज बारी है छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की, यानी कि साय सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो आज दौरा करने वाले। इसी के साथ एक और जानकारी भी आपको दे दें कि आज जो है कई सारे तोहफे भी लेकर साय सरकार जाने वाली है रामलला के दर्शन करने के लिए। और उस तोहफे की भी जानकारी लेंगे कुछ ही देर में। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। और चलिए हमारे सहयोगी स्टार जन हमारे साथ इस वक्त पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, आज साय मंत्रिमंडल के लिए आज का दिन बेहद खास है। अयोध्या की यात्रा पर वो रहेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। ऐसे में क्या कुछ उनके पूरे दिन का आज कार्यक्रम रहने वाला है, साथ ही भी बताया जा रहा है कि कई विशेष तोहफे भी हैं जो वो रामलला के लेकर जाने वाले हैं, इसे लेकर भी जानकारी दीजिए। देखिए, लंबे समय से सरकार ये योजना चला रही थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को दर्शन करा रही थी रामलला के, लेकिन व्यस्तताओं के चलते शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से कैबिनेट दर्शन करने नहीं गई थी। लेकिन अंत में आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आज वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे कैबिनेट के साथ आज अयोध्या जाएंगे दर्शन करने के लिए। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करेंगे और वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए खुशहाली की कामना भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं वो हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे वहाँ पर। और ये भी जानकारी मिली है क्योंकि प्रभु श्री राम जब वनवास में थे तो उन्होंने 14 साल के वनवास में ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। शबरी आश्रम में उन्होंने समय बिताया था और इसी वजह से साय कैबिनेट शबरी जो शिवरी नारायण है वहाँ से बेर लेके फल में विशेष प्रसाद के रूप में चढ़ावा के रूप में बेल लेकर वो अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ प्रभु श्री राम के चरणों में उसे अर्पित करेंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम है। सुबह 9:30 बजे यहाँ से विशेष विमान से वो निकलेंगे और दिन भर अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू होंगे वहाँ पर आप। और देर शाम तक सारे कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर लौट आएंगे। चलिए स्टार, तो अयोध्या का और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ का पहले से गहरा नाता हमेशा से रहा है और आज का दिन साय कैबिनेट के लिए बेहद खास रहने वाला है। तो उनके कार्यक्रम को लेकर आज पूरे दिन नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मितानिन बहनों को नई सौगात दी है। अब मितानिनों को हर महीने प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। रायपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर मितानिनों के बैंक खातों में 90,08,84,020 रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसमें आपको बता दें कि 69,607 मितानिन बहनें, 3,448 मितानिन प्रशिक्षक, 289 ब्लॉक समन्वयक, 176 स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, 26 शहरी क्षेत्र समन्वयक और 285 मितानिन हेल्प डेस्क समन्वयक को एक साथ भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने मितानिन बहनों को संबोधित किया कि पहले उन्हें कई चरणों में अटक कर राशि मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हर महीने साय सरकार उनके खाते में पैसे डाल देगी। उन्होंने कहा कि मितानिन बहनें छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार है, जो सुदूर क्षेत्रों में जाकर भी ईमानदारी से काम करती है। सीएम ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और वो राज्य में सुशासन की राह पर आगे बढ़ रही है। 72,000 से ज़्यादा मितानिन दीदी बहनें हैं जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। कई महीने लग जाते थे। शिकायत मिली थी कि अब हर महीना उनके खाते में सीधे प्रदेश से राशि चली जाएगी। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। गृह मंत्री के जिले कवर्धा बेमेतरा में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। सरकार का अपराधियों पर नियंत्रण नहीं है, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। कानून व्यवस्था के साथ बिजली दर बढ़ने जैसी समस्याओं को लेकर अब कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी। इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों और मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी दी गई है। राज्य की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था से प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। गृह मंत्री का गृह जिला तो हत्या, लूट, मानव तस्करी का केंद्र बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए विधानसभा घेराव 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी करेगी। तो विशेष तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर 24 तारीख को कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। करोड़ों की ठगी का आरोपी सिशोर ग्रुप चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर प्रशांत कुमार दास को भुवनेश्वर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दास ने छत्तीसगढ़ में 370 लोगों को विदेश घुमाने के नाम से 4 करोड़ की ठगी की थी। सिविल लाइन थाने में दर्ज अपराध में आरोपी 12 साल से फरार था। जांच में ये पता चला है कि आरोपी के खिलाफ 400 आपराधिक केस दर्ज हैं। उड़ीसा में आरोपी ने कंपनी के नाम पर अलग अलग जगहों पर 1200 करोड़ रुपए कीमत की 400 एकड़ जमीन, फैक्ट्री, मकान, वाहन और सोना चांदी जैसी संपत्ति बना रखी है। दास के खिलाफ क्राइम ब्रांच उड़ीसा और ईडी की जांच और कार्रवाई जारी है। सीबीआई भी आरोपी से जुड़े मामले की जांच कर रही है। आरोपी उड़ीसा में एक केस में 5 साल की जेल भी काट चुका है। आपको बता दें कि सिशोर ग्रुप ऑफ कंपनी के निवेशकों और एजेंटों ने साल 2013 में रायपुर के सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और बिलासपुर में आईबीसी 24 की स्पेशल शो सरोकार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आपको पूरा मामला भी बताते हैं। दरअसल आईबीसी 24 ने अपने स्पेशल शो सरोकार में शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी और ये भी दिखाया था कि किस तरह बिलासा चौक, शनिचरी सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों में अवैध अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग ट्रैफिक में बाधा बन रहे हैं। खबर प्रसारित होने के बाद निगम ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और ट्रैफिक में बाधा बन रही 50 से ज्यादा अवैध दुकानों और स्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया है। इतना ही नहीं, निगम ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध दुकानों को भी सील कर दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही ट्रैफिक समस्या से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक बार फिर से आईबीसी 24 की खबर का एक बड़ा असर यहां पर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 2016 में नोटबंदी के समय फर्जी खाते खोल बड़ी रकम खपाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है और इसका आरोप छत्तीसगढ़ संस्कृति और पुरातत्व विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर पदस्थ सना सोलन हाफमैन पर लगा है। आपको बता दें कि मुजगहन थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सना सोलन हाफमैन ने नोटबंदी के समय आईडीबीआई बैंक के मैनेजर के साथ मिलकर सिविल लाइन ब्रांच में फर्जी खाते खोले हैं। ये खाते सना ने विदेश में रह रहे अपने
पति के नाम से खोले। जब पति को सना के इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उसने ही थाने में शिकायत की और कोर्ट में केस दर्ज किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सना हाफमैन और ऋषिराज अनेजा के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच धमतरी से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में कार आ गई। कार सवार जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चंद्राकर बाल बच्चे, एक राहत की बात रही। नाराज उपाध्यक्ष ने नगरी धमतरी रोड पर चक्का जाम किया और 100 से ज्यादा रेत से भरी हाईवा की लंबी कतार यहां पर लग गई। खनिज अधिकारी के साथ हुई उपाध्यक्ष की जमकर बहस, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और अवैध रेत उत्खनन में शामिल होने का उन्होंने गंभीर आरोप यहां पर लगाया है। तो बता दें कि एक तेज रफ्तार की वजह से स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने की वजह से एक हादसा यहां पर हुआ था। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि कार सवार जिला पंचायत उपाध्यक्ष की जान बाल बच गई, लेकिन उसके बाद जमकर यहां पर हंगामे की स्थिति देखी गई। बताया जा रहा है कि नगरी धमतरी रोड पर चक्का जाम किया गया, जिससे जो राहगीर थे उन्हें भी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। कितनी लंबी कतारें, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर गाड़ियों की लग चुकी है, आप खुद देख सकते हैं। जमकर बहसबाजी भी यहाँ पर हुई है और अवैध रेत उत्खनन में शामिल होने का आरोप यहाँ पर उपाध्यक्ष ने लगाया है। तो 100 से ज्यादा रेत से भरी हाईवा है जिनकी लंबी कतार यहां पर लगी। खनिज अधिकारी के साथ उपाध्यक्ष की जमकर बहस भी हुई, जिसमें उपाध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, बताया जा रहा है कि चक्का जाम यहाँ पर किया गया, जमकर बहस भी हुई, क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हुए हैं? चक्का जाम को लेकर क्या अपडेट है? जी शिवांगी, बता दूं कि धमतरी में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष है नीशू चंद्राकर जब अपने कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी नगरी मार्ग में दानी टोला के पास रेत से भरे हाईवा टकराने बाल बचे। बौखलाई युवा नेता ने बीच सड़क पर चक्का जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिया। इस दरमियान जिला प्रशासन, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, समझाइश दी, लेकिन नहीं माने। जब तक खनिज अधिकारी योगेंद्र सिंह आए तब दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है, बहस हुई है। 2 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा में नेता ने एनजीटी के नियम का हवाला देकर अवैध माइनिंग बंद करने की मांग करते रहे। दरअसल धमतरी जिला में अवैध रेत खनन धड़ल्ले चल रहा है। महानदी का सीना चीरकर माफिया कारोबार करते हैं, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। खदान 4 महीने से बंद है, बावजूद हर रोज 200 से अधिक हाईवा में परिवहन होती है। फिलहाल बंद करने के आश्वासन जिला प्रशासन की टीम के द्वारा युवा नेता को दिया गया है, तब जाकर के धरना प्रदर्शन को बंद किया। जी चलिए देवेंद्र, पहले भी शिकायतें कई बार यहाँ से सामने आ चुकी है। फिलहाल इस हंगामे के बाद अब आश्वासन दिया गया इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल का, तो अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए भाटापारा में एक बड़े हादसे की खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बछेरा गांव में आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में एक अधेड़ और 5 मवेशियों की मौत हो गई है। मवेशियों को चराने के लिए मृतक गया हुआ था और सिमगा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आकाशीय बिजली गिरने से एक बार फिर से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। बताया जा रहा है कि बछेरा गांव में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें हादसे में एक अधेड़ और 5 मवेशियों की मौत हो गई है। मवेशियों को चराने के लिए मृतक गया हुआ था, जिस दौरान हादसे का शिकार हो गया। सिमगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। जशपुर के आस्था से आरोपी मकसूद अंसारी गिरफ्तार हुआ है। कोतवाली पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का इस पर आरोप है, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की और अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जशपुर के आस्था से आरोपी मकसूद अंसारी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। और अब अंबिकापुर से ही एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां नशीले कफ से सिरप बेचते पिता और बेटा गिरफ्तार हुए हैं। लंबे समय से नशीले इंजेक्शन ये दोनों बेच रहे थे। कोतवाली पुलिस की ये पूरी कार्रवाई तो देखिए, तो सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की तह तक गई और इसके बाद ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है, कब से ये सब काम चल रहा था और क्या कुछ इनके तार और आगे कहाँ किनसे जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर भी अंबिकापुर से ही है, जहां बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक जब्त हुई है। कम दामों में चोरी की बाइक ये बेचते थे। पहले भी बाइक चोरी के मामले में ये गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, यानी कि दूसरी गिरफ्तारी इनकी है। ये कोतवाली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। तो 2 सदस्य यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाइक चुराकर वो कम दामों पर बेचते थे और पहले भी इस तरीके के काम वो कर चुके हैं। पहले भी चोरी की बाइक को बेचने का काम करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और ये दूसरी बार उन्हें इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक भी जब्त की गई है। कम दामों में चोरी की बाइक को ये बेचते थे, ये बताया जा रहा है। और कोरबा जिले में 17 टुकड़ों में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने एक नाबालिग और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बुधवार को पाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के बांदाखार डैम के पास युवक की लाश मिली थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सऊदी से कोरबा के चैतमा गांव पहुंचे मोहम्मद वसीम की हत्या के बाद उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से लाश के टुकड़े करने के बाद उसे घर की फ्रीज में रखा और बाद में मौका देखकर लाश के टुकड़े कर अलग अलग बोरियों में भरकर डैम में ठिकाने लगा दिए। बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद वसीम का इंस्टाग्राम पर चैतमा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने के बाद बातचीत शुरू हो गई और फिर नाबालिग ने अपने इश्क के जाल में फंसाकर युवक से रुपए लेने शुरू कर दिए। लड़की ने अपने प्रेमी राजा खान के साथ मिलकर लाखों रुपए वसीम से लिए। इसके बाद युवक जब नाबालिग से मिलने पहुंचा तो नाबालिग ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने राजा खान और उसकी प्रेमिका को राउरकेला से गिरफ्तार किया है। जो मृतक था 2021 से इसकी पहचान आरोपिया जो एक नाबालिग लड़की है उसके साथ थी। इसको सऊदी अरेबिया से बुलाया गया और वहां पर ये जो आरोपिया है और जो आरोपी राजा खान जो कि चैतमा का ही निवासी है, इन्होंने अपने घर पे उसको बुलाया, वहां पे इसकी हत्या करी। उसके लिए जो मर्डर में यूज्ड क्लीवर था, मेटल का क्लीवर जिससे मीट को काटा जाता है, उसको उन्होंने ऑनलाइन बुलाया, उसको भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और कांकेर में 3 दिन पहले पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। दरअसल नक्सलियों ने माड़ इलाके में हाई प्रोफाइल कैंप बना रखा था जिसमें साइंस लैब में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बरामद हुई है। नक्सलियों के कैंप से माइक्रोस्कोप, ट्रांजिस्टर, बीकर, परख नली, स्लाइड्स, बांट और फिल्टर जैसे कई सामान बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एथेनॉल, सल्फर, नाइट्रिक एसिड जैसे कई केमिकल भी बरामद हुए हैं। नक्सलियों के पास से तमाम केमिकल मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। नक्सली आखिर इन चीजों का किस तरह से इस्तेमाल करते थे, अभी भी ये पहली बनी हुई है। हालांकि शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का ये दावा है कि नक्सली आईडी बनाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का ये अंदेशा है कि नक्सली हाईटेक तरीके से ज्यादा पावरफुल बम बनाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे, क्योंकि केमिकल का मिलना इस ओर इशारा करता है कि आईडी में जहर का इस्तेमाल कर और घातक उसे बनाया जा रहा था। और रायपुर स्थित NH गोयल वर्ड स्कूल में शुक्रवार को निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। UNODC की टीम ने रायपुर के शिक्षाविदों और छात्रों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में रायपुर के अलग अलग स्कूलों के करीब 200 से ज्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें नशा मुक्ति, नशे के दुष्प्रभाव और नशे के बाद होने वाले अपराध के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। सभी शिक्षकों को उनके स्कूल के बच्चों तक ये जानकारी साझा करने की बात कही गई। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम पिछले 1 साल से पुलिस के साथ नशा विरोधी कार्रवाई और जागरूकता अभियान से जुड़ा हुआ है। साथ ही रायपुर पुलिस की ओर से निजात अभियान के तहत शहर से लेकर गांव तक नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, संस्थानों और दूसरी सभी जगहों पर नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। NH गोयल स्कूल में इसमें उद्देश्य ये था कि ऐसे बच्चों के साथ जो जिनको मदद की ज़रूरत रहती है, कई बार वो भटक जाते हैं, बहुत सारे समाज में जो इश्यूज़ रहते हैं जिसमें बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, पुलिस और विभिन्न संस्थाएं कैसे उनकी मदद कर सकती है, ये पूरा उस पर केंद्रित कार्यशाला थी। बच्चों में वैल्यूज़ एजुकेशन
का महत्व कैसे बढ़ाया जाए, तो उसको हम अपने करिकुलम में कैसे उसको इंटीग्रेट करें, बच्चों को कैसे इंगेज करें, उनको हम कैसे इंस्पायर करें अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स के साथ, यही इसका उद्देश्य था। इसी के लिए हमने एजुकेटर्स को इंगेज किया। UNODC के पास बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत एक्सपर्टीज़ है। जितने भी यंग लोग हैं उनको हम अलग अलग माध्यम से इंगेज करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन देते हैं ताकि उनको मेंटरशिप मिले एंड ताकि वो सल्यूशंस क्रिएट कर पाएँ इन चीज़ों को।